वैसे तो प्लेन्स हाईजैक के पीछे किसी माफिया गैंग या किसी टेररिस्ट ग्रुप का हाथ होता है, मगर आज जिस प्लेन हाईजैक की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके पीछे एक ऐसे शख्स का हाथ था जिसके बारे में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। देखते देखते ये प्लेन हाईजैकिंग एक ऐसे खूनी खेल में बदल गई जिसके बाद इस प्लेन के पायलट दोबारा कभी प्लेन उड़ाने के काबिल नहीं बचे। और जब इस प्लेन हाईजैकिंग की वजह सबके सामने आई, तब सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज की कहानी हमें ये बताएगी कि एक बाप अपने परिवार के लिए किस हद तक जा सकता है, और जब कोई हद पार होती है तो उसका नुकसान कई लोगों को उठाना पड़ता है। अप्रैल सन 1994 की सुबह आसमान में मौसम बिल्कुल साफ था और मेम्फिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स अपने रूटीन के हिसाब से टेक ऑफ और लैंडिंग कर रही थीं। इसी दोपहर लगभग 3:30 बजे के करीब मैकडॉनल्ड डगलस कार्गो प्लेन अचानक हवा में 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाने लगा और फिर 140 डिग्री का टर्न लेकर अचानक सीधे नीचे की तरफ आने लगा। इस वक्त ये कार्गो प्लेन 850 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नीचे आ रहा था, जो एक कार्गो प्लेन के लिए बहुत ज्यादा स्पीड थी। ये कार्गो प्लेन्स भी इतनी स्पीड के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। तभी ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अलार्म सिग्नल्स बजने लगते हैं। अलार्म बजते ही कंट्रोल रूम के ट्रांसमीटर फोन पर एक आवाज आने लगती है। दूसरी तरफ जो शख्स था वो बार बार एक ही बात चिल्ला रहा था कि फेडेक्स एक्सप्रेस 705 कार्गो प्लेन में एक इमरजेंसी हो गई है, प्लेन को टेकओवर कर लिया गया है और वो बहुत बुरी तरह घायल है। वो शख्स बार बार ये भी चिल्ला रहा था कि मेम्फिस एयरपोर्ट का रनवे खाली किया जाए ताकि वो इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। ये प्लेन फेडेक्स का कार्गो प्लेन था जिसके अंदर 3 एम्प्लॉई अपनी अपनी जिंदगियों के लिए लड़ रहे थे और चौथा एम्प्लॉई लगातार हथौड़ी और स्पीयर गन से उन पर वार कर रहा था। ये कहानी है फेडेक्स कार्गो प्लेन 705 की हाईजैकिंग की, जिसमें महज 4 लोग सवार थे। मगर इस प्लेन के अंदर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ऐसी हाईजैकिंग के बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना। फेडेक्स अपने कार्गो प्लेन्स के जरिए पूरी दुनिया में सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, इसलिए इन फ्लाइट्स में महज 2 पायलट्स होते हैं, माइनस एक कैप्टन और एक फर्स्ट ऑफिसर। मगर 90 के दशक में ज्यादातर कार्गो फ्लाइट्स में एक तीसरा क्रू मेंबर भी होता था जो फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर काम करता था। जिस दिन इस कार्गो प्लेन को उड़ान भरनी थी, उस रोज जो तीसरा शख्स फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर सवार होने वाला था, उसका नाम था ऑबर्न कैलोवे। यह फेडेक्स प्लेन मेम्फिस से सैन होजे जाने वाला था। इस फ्लाइट के उड़ने से एक दिन पहले ही कैलोवे के जो दूसरे क्रू मेंबर्स साथी थे, उनकी डेली फ्लाइट उड़ाने की लिमिट पूरी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे दूसरे क्रू मेंबर्स के साथ इस फ्लाइट पर जाना था, क्योंकि कैलोवे उस फ्लाइट पर नहीं जा पाया था। इसलिए वो अपनी ड्यूटी दूसरी फ्लाइट्स पर पूरी कर सकता था। फेडेक्स अपने एम्प्लॉयज को ये फैसिलिटी देता था कि वो अलग अलग फ्लाइट्स पर अपने टाइम के हिसाब से ड्यूटी पूरी कर सकते हैं। इस कार्गो प्लेन पर 3 क्रू मेंबर्स पहले से ही थे और चौथा क्रू मेंबर कैलोवे सवार होने वाला था, जिसकी खबर क्रू मेंबर आइस को कर दी गई थी। मगर वो सभी इस बात से बेखबर थे कि कैलोवे के दिमाग में कुछ बहुत भयानक चल रहा था। बहरहाल 7 अप्रैल 1994 की सुबह कैलोवे वो पहला शख्स था जो इस प्लेन पर चढ़ा। उसके हाथ में एक ट्रैवल बैग और एक गिटार केस था। कुछ ही देर बाद दूसरा क्रू मेंबर भी प्लेन में दाखिल हुआ, जिसका नाम था एंडी पीटरसन। फिर पायलट डेविड सैंडर्स और फर्स्ट ऑफिसर जेम्स टकर भी प्लेन में आकर कॉकपिट में बैठ गए। प्लेन में वो सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर जेम्स टकर की नजर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर पड़ती है, जिसका स्विच बंद था। ये देख उसे कुछ अटपटा सा लगा, मगर फिर वो इस स्विच को ऑन कर देता है और फिर वो प्लेन उड़ाने की तैयारी में लग जाते हैं। इस तैयारी में वो चेकलिस्ट मार्क कर रहे थे और हर स्विच को चेक कर रहे थे। मगर उनसे एक गलती हो गई, वो कॉकपिट का दरवाजा बंद करना भूल गए। आखिरकार फेडेक्स एक्सप्रेस फ्लाइट 705 मेम्फिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 3 बजे उड़ान भर लेती है और लगभग 26 मिनट बाद ये प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसी वक्त कैलोवे अपना गिटार केस खोलता है और उसमें से एक स्पीयर गन निकालता है जो लोडेड थी, और साथ ही साथ 2 हथौड़ियां भी निकाल लेता है। कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट इस बात से बेखबर थे कि पीछे प्लेन में क्या हो रहा है। वो दोनों नीचे दिखने वाले नज़ारों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें तीसरा क्रू मेंबर भी उनका साथ दे रहा था। इसी दौरान कैलोवे दबे कदमों से चुपचाप उन तीनों की तरफ बढ़ने लगा। अभी पीटरसन पायलट से बात कर ही रहा था कि तभी उसके सर के पिछले हिस्से पर हथौड़ी से वार हुआ। कैलोवे ने लगातार 3-4 बार हथौड़ी से उसके सर पर मारा। पीटरसन के चिल्लाने की आवाज सुनकर फर्स्ट ऑफिसर टकर जैसे ही मुड़ा, कैलोवे ने उसकी कनपटी पर भी हथौड़ी से वार कर दिया। इन दोनों को घायल करने के बाद वो पायलट डेविड सैंडर्स की तरफ मुड़ा और उसके सर पर भी 2-3 वार कर दिए। इस हमले की वजह से पीटरसन की कनपटी की नस फट गई, जिसकी वजह से उसका बहुत खून बहने लगा। टकर की खोपड़ी की कुछ किरचें उसके दिमाग में चली गईं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का दायां हिस्सा धीरे धीरे पैरालाइज होने लगा। प्लेन के पायलट सैंडर्स की कनपटी पर भी बहुत गहरी चोट आई थी, यहां तक कि उसका कान भी पूरी तरह फट गया था। अब तक तीनों क्रू मेंबर्स बहुत गहरे दर्द और शॉक में थे, मगर वो तीनों अभी भी जिंदा थे।
हमला करने के बाद कैलोवे दोबारा अपने गिटार बॉक्स की तरफ बढ़ता है और उसमें से स्पीयर गन निकालकर उसे लोड करने लगता है। मगर इसी दौरान पायलट सैंडर्स ने अपनी सीट बेल्ट खोली और धीरे धीरे कॉकपिट के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। इधर पीटरसन और टकर ने भी कुछ होश संभाला और अपने पैरों पर खड़े हो गए। इसी वक्त कैलोवे वापस आया और उसने स्पीयर गन कैप्टन सैंडर्स पर तान दी। गन तानते ही वो चिल्लाने लगा, तीनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं तीनों को मार दूंगा। गन देखते ही पीटरसन ने गन के आगे का हिस्सा पकड़ लिया। अभी कैलोवे ट्रिगर दबाता इससे पहले ही कैप्टन सैंडर्स उसकी तरफ भागे और दोनों कैलोवे से गन छीनने की कोशिश करने लगे। इस छीना झपटी में पीटरसन जोर जोर से चिल्ला रहा था, गन किसी भी तरह कैलोवे से छीनो। इसी दौरान टकर प्लेन का लीवर खींच देता है, जिससे प्लेन ऊपर की तरफ जाने लगता है और कैलोवे, पीटरसन और सैंडर्स कॉकपिट के दरवाजे से होते हुए पिछले हिस्से में जा गिरते हैं। टकर, जो इस वक्त प्लेन उड़ा रहा था, पहले नेवी फाइटर पायलट भी रह चुका था। उसके लिए सिचुएशन किसी जंग से कम नहीं थी, जिसमें वो इस प्लेन को किसी भी तरह लैंड करवाने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल, अब पीछे से तीनों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक टकर इस प्लेन को 140 डिग्री पर लेफ्ट की तरफ घुमाता है और फिर पूरी तरह प्लेन को उल्टा करके नीचे की तरफ ले जाने लगता है, जिसकी वजह से वो तीनों प्लेन की सीलिंग पर आ गए। टकर का ये पैतरा काम कर गया, जिसकी वजह से स्पीयर गन कैलोवे के हाथ से छूट गई। मगर इसी दौरान उसने एक बार फिर कैप्टन सैंडर्स के सर पर हथौड़ी से वार कर दिया। उधर कॉकपिट में टकर का जो स्कल फ्रैक्चर हुआ था, उसकी वजह से उसकी बॉडी का दायां हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज हो गया। मगर इसके बावजूद वो प्लेन को सीधे नीचे की तरफ ले जा रहा था और प्लेन की स्पीड थी 850 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड की वजह से पूरा कॉकपिट हिलने लगा। यह प्लेन रॉकेट की स्पीड से नीचे की तरफ बढ़ने लगा। इस तरह के कार्गो प्लेन आज से पहले कभी भी इतनी स्पीड से नहीं उड़े थे। प्लेन के एलिवेटर विंग्स भी अब पूरी तरह हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। अगर टकर ने अब स्पीड धीमी नहीं की या प्लेन को ऊपर ले जाने की कोशिश की तो इस प्लेन के चीथड़े उड़ सकते थे। उधर पीटरसन और सैंडर्स लगातार कैलोवे से लड़ रहे थे, मगर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कैलोवे फिर से सैंडर्स के सिर में हथौड़ी से वार कर देता है और पीटरसन के सर से लगातार खून बह रहा था। बहरहाल, टकर अब धीरे धीरे प्लेन की स्पीड कम करता है और प्लेन को स्टेबल करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सैंडर्स एक हथौड़ी उठाता है और कैलोवे के सर में मार देता है। प्लेन उड़ाने के साथ साथ टकर लगातार मेम्फिस एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट में था और वो बार बार रेडियो पर एक ही चीज चिल्ला रहा था कि वह और उसके 2 क्रू मेंबर्स जख्मी हो गए हैं और एक्सप्रेस 705 प्लेन को टेक ओवर कर लिया गया है। वो कंट्रोल रूम में बैठे शख्स से कहता है, ये एक इमरजेंसी है, मेम्फिस एयरपोर्ट के रनवे को खाली किया जाए ताकि मैं प्लेन को लैंड कर सकूं और ये जल्द से जल्द किया जाए क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। टकर को लगातार उन तीनों की लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। तभी वो कंट्रोल रूम के रेडियो पर फिर से कॉल करता है और कहता है, हमें एक एम्बुलेंस और कुछ पुलिस भी चाहिए होगी, एयरपोर्ट अथॉरिटी को फौरन अलर्ट कर दो। ये सुनते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अंदाजा हो गया कि कोई बहुत बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। वो फौरन एयरपोर्ट अथॉरिटी को अलर्ट कर देता है और साथ ही एयरपोर्ट की इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी अलर्ट कर दिया जाता है। पूरे एयरपोर्ट पर यह खबर फैल गई कि फेडेक्स 705 प्लेन का क्रू मेंबर घायल है और ये प्लेन मेम्फिस एयरपोर्ट लैंड करना चाहता है। अब कैप्टन सैंडर्स किसी भी तरह दूसरी हथौड़ी कैलोवे के हाथ से छीन लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर दोबारा उसके सर पर वार कर देता है। इस बार कैलोवे आखिरकार फ्लोर पर गिर जाता है। कैलोवे के गिरते ही कैप्टन सैंडर्स फौरन टकर से कहता है, प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दो और पीछे आ जाओ। टकर ने ऐसा किया भी, मगर एक परेशानी ये थी कि प्लेन मेम्फिस एयरपोर्ट के बजाय किसी दूसरी जगह जा रहा था। बहरहाल, बॉडी का दाहिना हिस्सा पैरालाइज होने के बावजूद टकर लड़खड़ाते हुए प्लेन के पिछले हिस्से में पहुंच गया। वहां जो नजारा उसने देखा, उसे देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। प्लेन के इस हिस्से में जगह जगह खून फैला हुआ था। उसके दोनों क्रू मेंबर्स पूरी तरह खून में लथपथ थे। तभी वो देखता है कि कैलोवे भी फ्लोर पर गिरा पड़ा था और उसके सर से भी खून बह रहा था। अब कैप्टन सैंडर्स कॉकपिट की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो प्लेन को मेम्फिस एयरपोर्ट की तरफ ले जा सके और साथ ही कैलोवे के सारे हथियार भी अपने साथ ले जाता है। कॉकपिट में पहुंचते ही वो फिर से कंट्रोल रूम को कॉल करके मदद मांगता है। हम लैंड करने की तैयारी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम कहता है, रनवे 9 पर लैंड कर सकते हो, वहां पुलिस और एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है। हालांकि कहने सुनने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। इस वक्त ये प्लेन पूरी तरह फ्यूल से भरा हुआ था, जिसकी वजह से उसका वजन लगभग 16 टन हो गया था और ये रिकमेंडेड लैंडिंग वेट से काफी ज्यादा था। इस कार्गो प्लेन में फ्यूल ज्यादा होने की वजह ये थी कि ये अभी 1 घंटे भी नहीं उड़ा था। पायलट्स इमरजेंसी लैंडिंग के केस में फ्यूल डंप कर देते हैं, मगर सैंडर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो उन स्विचेस तक नहीं पहुंच सकता था जिनसे फ्यूल डंप किया जा सके।
इसलिए मजबूरी में उसे प्लेन ज्यादा वेट के साथ लैंड करना था। सबसे बड़ा रिस्क ये था कि लैंड होते ही प्लेन के टायर जैसे ही जमीन को छुएंगे फट सकते थे। उधर कैलोवे अभी भी लगातार टकर और पीटरसन से लड़ रहा था। धीरे धीरे सैंडर्स इस प्लेन को नीचे ले आया। अब वो लोग 7000 फीट की ऊंचाई पर थे। तभी वो एक मुश्किल फैसला लेता है। सैंडर्स प्लेन को दोबारा ऑटो पायलट मोड पर डालता है और फैसला करता है कि अब वो कैलोवे को मार डालेगा। जब तक वो पीछे पहुंचा तब तक टकर ने कैलोवे को फिर से मार गिराया था, मगर तब तक इस प्लेन की लैंडिंग और मुश्किलों में पड़ गई। ऑटो पायलट पर प्लेन सेम स्पीड और सेम ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसकी वजह से रनवे 9 पर लैंड करना नामुमकिन था। तब सैंडर्स फैसला करता है कि वो रनवे 36 का इस्तेमाल करेगा, जो लंबा जरूर था मगर बिल्कुल उसके उल्टे डायरेक्शन में था। इस रनवे पर प्लेन लैंड करने के लिए उसे पूरा 180 डिग्री का टर्न लेना होगा, और वो भी स्पीड कम करके। ये किसी भी पायलट के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन थी, खासकर उस पायलट के लिए जो पूरी तरह जख्मी हो और प्लेन का वजन भी बहुत ज्यादा हो। कॉकपिट के अंदर लगातार स्पीड वार्निंग अलार्म बज रहा था, मगर सैंडर्स लगातार उसे इग्नोर कर रहा था। उधर प्लेन के पिछले हिस्से में कैलोवे उस हथौड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था जो जमीन पर पड़ी थी। ये देख पीटरसन फौरन उस हथौड़ी को उठा लेता है और अपनी पूरी ताकत से फिर उसके सर पर मार देता है, जिससे कैलोवे ढीला तो पड़ गया मगर उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। आखिर घायल होने और कई मुश्किलों का सामना करने के बाद कैप्टन सैंडर्स इस प्लेन को रनवे 36 पर लैंड करने में कामयाब हो जाता है। ये प्लेन रनवे खत्म होने से महज 200 मीटर पहले जाकर रुका। प्लेन रुकते ही इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पुलिस ने सबसे पहले कैलोवे को अपनी हिरासत में ले लिया और उसे हथकड़ी पहना दी। तीनों क्रू मेंबर्स बहुत बुरी तरह घायल थे, मगर वो तीनों अभी भी जिंदा थे। पीटरसन का खून इतना ज्यादा बह गया था कि उसकी पल्स बहुत धीमी पड़ती जा रही थी। बहरहाल तीनों क्रू मेंबर्स को सबसे पहले एम्बुलेंस में डाला गया और उन्हें हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। टकर का स्कल फ्रैक्चर के साथ साथ जबड़ा भी टूट गया था। सैंडर्स बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। कैलोवे को भी उसी हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसे स्ट्रेचर पर चारों तरफ से बांध दिया गया। अब उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी थी। मगर एक सवाल सभी को बार बार परेशान कर रहा था, आखिर उसने ये सब क्यों किया? ऑबर्न कैलोवे पहले बहुत अच्छी जिंदगी जीता था, मगर उसकी अच्छी जिंदगी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, मगर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उसके बाद उसने नेवी ज्वाइन कर ली और नेवी में एयरक्राफ्ट पायलट बन गया। फिर शादी हुई, बच्चे हुए और वो खुशहाल जिंदगी जीने लगा। परेशानियां तब शुरू हुईं जब उसे नेवी से निकाल दिया गया। तब कैलोवे ने फेडेक्स में जॉब के लिए अप्लाई किया। वो एक बेहतरीन पायलट था, मगर फेडेक्स ने उसे फ्लाइट इंजीनियर की जॉब दी, जो कैप्टन की प्रोफाइल से छोटी थी और सैलरी भी कम थी। ये बात कैलोवे के दिमाग में घर कर गई। उसे लगा फेडेक्स ने उसके साथ नाइंसाफी की है क्योंकि वो ब्लैक है, मगर वो चुप रहा क्योंकि उसे जॉब की जरूरत थी। कुछ साल बाद उसकी बीवी से डिवोर्स हो गया। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। डिवोर्स के बाद बच्चों का खर्चा उठाने की पूरी जिम्मेदारी उसी की थी, मगर अपनी जॉब से वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था कि बच्चों को अच्छे कॉलेज भेज सके। सन 1994 आते आते उसे एक और झटका लगा। फेडेक्स को पता चल गया कि इंटरव्यू के वक्त कैलोवे ने अपने रिज्यूमे में फ्लाइंग आवर्स का झूठ लिखा था। अब उसे समझ आ गया था कि कंपनी उसे कभी भी निकाल देगी और वो अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाएगा। यही बात उसे दिन रात खाए जा रही थी। तब उसने जो रास्ता चुना वो उसकी मौत से होकर गुजरने वाला था। फेडेक्स अपने एम्प्लॉइज के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। कैलोवे के नाम पर भी $5 मिलियन की पॉलिसी थी। अगर उसकी मौत ड्यूटी के दौरान होती तो ये रकम उसके परिवार को मिलती। कैलोवे को लगा कि जीते जी वो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, मगर मरने के बाद इंश्योरेंस के पैसों से वे अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। इसलिए उसने एक खौफनाक प्लान बनाया जो देखने में प्लेन एक्सीडेंट लगे। जिस दिन उसे हथियार लेकर प्लेन में चढ़ना था, उसी से एक दिन पहले फेडेक्स हेडक्वार्टर में रिज्यूमे को लेकर उसकी पूछताछ होने वाली थी, मगर ऐसा हो नहीं पाया। उसका प्लान था माइनस हथियारों से क्रू मेंबर्स को मारना, फिर प्लेन क्रैश करना ताकि ये नॉर्मल एक्सीडेंट लगे और परिवार को इंश्योरेंस मिल जाए। अगर वो कामयाब हो जाता तो उसके परिवार को $5 मिलियन मिलते। फ्लाइट से एक दिन पहले तक इस प्लेन में सिर्फ 3 लोग जाने वाले थे, जिनमें कैलोवे भी शामिल था। मगर लास्ट मिनट में दूसरा फ्लाइट इंजीनियर असाइन हो गया और कैलोवे एक्स्ट्रा पैसेंजर बनकर चढ़ गया। यानी अब उसे 3 की जगह 4 लोगों को मारना था। 7 अप्रैल 1994 की सुबह घर से निकलने से पहले कैलोवे ने अपनी वसीयत लिखकर बेड पर रख दी, सारे हथियार पैक किए और एयरपोर्ट निकल गया। जाने से पहले अपनी एक्स वाइफ के लिए एक नोट भी लिखा कि डिवोर्स उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और अब उसका जाने का वक्त आ गया है। इस हादसे के बाद तीनों क्रू मेंबर्स को कई बड़े ऑपरेशन हुए। टकर को दोबारा बोलने चलने में 2.5 साल लग गए।
तीनों में से कोई भी दोबारा प्लेन नहीं उड़ा पाया, मगर इस हादसे ने उन्हें बहुत अच्छे दोस्त बना दिया। तीनों को बहादुरी के लिए एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन की तरफ से गोल्ड मेडल मिला। कैलोवे पर एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग और मर्डर अटेम्प्ट के चार्जेस लगे। उसे 2 आजीवन कारावास की सजा हुई और वो आज भी फेडरल जेल में सजा काट रहा है। फेडेक्स के एम्प्लॉयज का मानना है कि कैलोवे प्लेन को फेडेक्स हेडक्वार्टर बिल्डिंग पर ही क्रैश करने वाला था, जिसमें सैकड़ों लोग मर जाते। अगर उसकी रेगुलर क्रू होती तो शायद वो कामयाब हो जाता, क्योंकि वो 6 फीट 2 इंच लंबा, चौड़ा और ब्लैक बेल्ट था। मगर महज 1 मिनट पहले क्रू चेंज हो गई थी, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।